नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेज बढ़ता न्यूज चैनल मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन को आज 61वां दिन हो चुका है और लगातार किसान अभी भी बॉर्डर्स पर सड़कों पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और सरकार इनकी अभी तक मंशा नहीं देख पा रही है कि किसान कितने शहादत दे चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी भी लगातार सरकार अपनी इज्जत पर अड़ी हुई है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। लेकिन थोड़े दिन पहले कल ही अभी रविवार को सरकार ने थोड़ी रहमत दिखाई किसानों के ऊपर और उन्होंने कहा कि ठीक है, किसानों की जो मांगी थी कि हम है ना, किसानों ने कहा था कि हम परेड करना चाहते हैं तो वो दिल्ली की तरफ जाके, तो किसान सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने मान लिया है। तो 3 बॉर्डर जो हैं, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर, वहाँ के किसान हैं जो उन्हें कुछ दूरी दे दी गई है कि यहाँ तक किसान परेड कर सकते हैं। उसी को देखते हुए अभी हम शाजापुर बॉर्डर पर हैं, जहाँ पर हमारे साथ अभी राजनीतिक विश्लेषक सुखदेश सिंह चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो बॉर्डर्स पर लगातार आप डटे हुए हो, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर और अभी शाजापुर बॉर्डर पर हो। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से जो किसान डटे हुए हैं और अब जो कल परेड होने वाली है 26 तारीख की परेड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं परसों के दिन मैं सिंधु बॉर्डर पे था, कल गाजीपुर बॉर्डर पे था और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर इस समय किसी को भारत के दर्शन करने हैं, अगर उसको भारतीय दर्शन का पूरा चित्रण अगर देखना है तो आप जहां किसान आंदोलन हो रहे हैं उन बॉर्डर पे आप जाइए, आपको संपूर्ण रूप से एक भारत नज़र आएगा। और वो भारत नज़र आएगा जिस भारत की जो नींव है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखी थी। वो भारत आपको नज़र आएगा जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था। आपको वो भारत नज़र आएगा जिसका सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। वो भारत आपको नज़र आएगा जिसका सपना शहीद भगत सिंह ने देखा था। क्योंकि वहाँ पे एक संवैधानिक, हमारा एक जो संवैधानिक भारत नज़र आता है, वहाँ कोई जाति नहीं है, वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं है। वहाँ पे अगर कोई जमात है तो वो जमात है किसान की, वो जमात है अन्नदाता की और बात हो रही है केवल किसानी की। किसानी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व में आज 61 दिन हो गए। 61 दिन से भी पहले का हम कैलकुलेशन लगाए तो लगभग 2 महीने पूर्व जब से ये कानून बना या इस कानून का बनाने का जब से प्रोसेस चालू हुआ तब से ये आंदोलन सतत रूप से जारी है। अब जब आंदोलन जारी है तो पहले तो क्या हुआ कि जो सियासतदान थे उन्होंने इस चीज़ को मजाक में उठाया, मजाक में लेके चले गए कि मुट्ठी भर किसान है और लोगों को ये लगा कि ये मुट्ठी भर जो किसान है वो इतनी बड़ी सत्ता की ताकत को कैसे हिला सकते हैं। लेकिन उस अन्नदाता ने ये चीज़ करके दिखाया और वो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान जाता है वो जाता है उनकी जो लीडरशिप की परिपक्वता, उनकी शालीनता और उनका शांतिपूर्ण ये आंदोलन। इस आंदोलन देश की आज़ादी के बाद का शायद ये सबसे बड़ा आंदोलन है जो शांतिपूर्वक और इतने लंबे समय तक चला है। और जिस हिसाब से मोदी सरकार ने जो कमिटमेंट किया हुआ है अपने पूंजीपतियों के साथ में, तो उस कमिटमेंट के नीचे शायद उस कमिटमेंट के कारण ही वो बैकफुट पे आ नहीं पा रहे। अगर वो बैकफुट पे नहीं आ पा रहे तो मुझे लगता है कि आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। सुखदेश जी, जिस तरीके से कल कितनी संख्या में ट्रैक्टर परेड पे जाने वाले हैं, जिस तरीके से जितनी तादाद में ये परेड होने वाली है तीनों बॉर्डर्स के ऊपर, अपने राजस्थान बॉर्डर से भी किसान जाने वाले हैं, तो कल कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए कि इतनी तादाद में लोग जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अगर हो गया तो फिर वो किसान नेता उसे किस तरीके से संभालेंगे? देखिए, मैं कल की बात करूं, कल मैं सिंधु बॉर्डर पे था। सिंधु बॉर्डर का अगर मैं रात का 10 बजे का आपका बताऊं वाकया, तो 10 बजे वहां पे स्थिति आपका पानीपत और सोनीपत तक सारा का सारा जाम है। लगभग रात के 10:30 बजे की वहां की स्थिति ये थी कि लगभग 60 किलोमीटर लंबे जाम है। 60 किलोमीटर दोनों साइड जो रोड हैं वहाँ पे ट्रैक्टर पहुँचे हुए हैं। ट्रैक्टर जो पहुँचने की संख्या है वो दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास में। ये बात बहुत ज़रूरी भी है और ये बात इस बात को देखने के लायक है कि आने के बाद में अगर वो ट्रैक्टर दिल्ली में जिस तरीके से परेड के माध्यम से एंट्री करेंगे उसके बाद में जो उनका रिटर्न होगा वो किस तरीके से होगा। मैं पहले ये चीज़ कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी लीडरशिप की परिपक्वता है, उनकी मैच्योरिटी है। जितना भी जो लीडरशिप है, चाहे हम पूरे संयुक्त मोर्चा की बात करें, संयुक्त मोर्चा के अंदर टोटल एक नहीं है, लगभग 400 किसान संगठन है और देश के कोने कोने से किसान संगठन है। लोगों ने पहले भ्रम फैलाया ये पंजाब का आंदोलन है, ये हरियाणा का आंदोलन है, ये
आपका राजस्थान का कुछ एक राजस्थान के कुछ एक क्षेत्र का आंदोलन है। आप ऐसा नहीं है, आप दिल्ली में जाइए, आप यहाँ पे देखिए, आप जिस भी बॉर्डर पे आप जाके देखते हैं, मैंने पहले बताया कि अगर भारत दर्शन अगर करना है और किसी ने अगर देश की आज़ादी से पूर्व के आंदोलन नहीं देखना है तो उनको एक बार जरूर ये आंदोलन देखना चाहिए। आपको पूर्ण रूप से भारत दर्शन का एक जिसे कहते हैं एक आपको भारत दर्शन का लाभ होगा, आपको पूरा संपूर्ण भारत देखने को मिलेगा। और ये अन्नदाता की लड़ाई है, जो लड़ाई है वो बिल्कुल वाजिब है। शुरू से इस चीज़ को कहते आ रहे हैं कि कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अगर सरकार इतनी हठधर्तिता के साथ में अगर वो अड़ी हुई है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? उसके पीछे कारण यही है, और शुरू से ये चीज़ हमारे द्वारा बताई जा रही है। 60 दिन से नहीं है, लगभग 90 दिन से 120 दिन से ये चीज़ हम कहते आ रहे हैं। और हर प्लेटफॉर्म पे एज ए पॉलिटिकल एनालिटिक बतौर में ये चीज़ हम दर्शा भी चुके हैं और ये कह भी चुके हैं कि ये शायद देश की आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। सुखदेव जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हैं, क्या लगता है लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये एक आंदोलन है, विपक्षी दलों ने खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। भाई अमरा राम ने आज मरुधर बुलेटिन से खास बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ आना चाह रहे हैं लेकिन मोदी जी के कारण नहीं आ पा रहे हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर खड़े हैं, किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए ना, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम होता है कि जब भी सरकार सत्ता कोई भी किसी तरीके से कोई अपना विजन लेके, उनका ये कहना है यहाँ किसान कम विपक्ष ज्यादा है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष का काम क्या होता है। विपक्ष का काम होता है जब भी किसी वर्ग के ऊपर सत्ता के द्वारा किसी का प्रहार किया जाता है तो वो उस आवाज़ को उठाता है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर आंदोलन के प्रारूप को देखें तो आंदोलन का प्रारूप पूर्ण रूप से अन्नदाता का आंदोलन है। ये किसान का आंदोलन है और ये आज से नहीं है, ये 60 दिन से 90 दिन से इस चीज़ को लेकर के चले आ रहे हैं। अब बात आती है कि विपक्ष कौन है? विपक्ष सारी राजनीतिक दल है। क्या उन राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व नहीं है? 2014 से पहले जब मांग होती थी तो उस मांग में भी बीजेपी उठाती थी ना, उस मांग को भी बीजेपी उठाती थी। तो ये तो एक राजनीतिक आपका जिसे कहते हैं ना कि आपका एक स्वस्थ लोकतंत्र की डेफिनेशन है। आप डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करें? आपका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? डेमोक्रेसी का मीनिंग ही ये है जब सत्ता पे जो लोग बैठे होते हैं, सवाल सत्ता पे बैठे हुए व्यक्तियों से किया जाता है, सवाल कभी विपक्ष से नहीं होता है। अब सत्ता में कौन है? सत्ता में सत्ताधारी जो पार्टी है, जो कानून बना रही है, सवाल उनसे होगा। सवाल कौन करेगा? सवाल आमजन करेगा। सवाल अब अन्नदाता के ऊपर ये बात पड़ी है तो सवाल उसको अन्नदाता करेगा, साथ में पार्टियां करेंगी। तो यही सपना और यही ख्वाब, तो जब देश का गणतंत्र, जो कल गणतंत्र दिवस जब हम मनाने जा रहे हैं तो उसमें भी तो यही लिखा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी तो यही सपना देखा था। जब देश आज़ादी के बाद में पहली सरकार बनी और नेहरू जी ने जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानूनन मंत्री बनाया तो किस पार्टी से थे? वो कांग्रेस से तो थे नहीं। श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी थे वो किस पार्टी से थे? वो तो हिंदू महासभा से थे। लेकिन कश्मीर मामलात का मंत्री किसने बनाया? नेहरू जी ने बनाया। तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है जो विगत इन 5-10 सालों में इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती को ये जो सियासती ताकतें हैं ये ख़त्म करती जा रही है। तो विपक्ष का कर्तव्य है आवाज़ उठाना, बात करना, और वो बात करेगा। सुखदेव जी, क्या लगता है, देखिए कल किसान परेड रैली में अब तक क्या होता था, सैनिक परेड करते थे, सैनिकों को सम्मान किया जाता था। मेरी एक सैनिक से भी बात हुई, वो ये बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे हक छीनने की ये बात है, किसान इस परेड में शामिल हो रहे हैं। वहीं कुछ विपक्षी दल इसमें हवा भर रहे हैं कि ये जरूर होना चाहिए। नहीं, आपने पहले गणतंत्र दिवस परेड देखी थी? उस पहली गणतंत्र दिवस परेड में ट्रैक्टर थे। उसके बाद जो भी परेड हो रही है उसमें भी आपके ट्रैक्टर थे। और क्या देश का अन्नदाता इस देश का नागरिक नहीं है? उसको क्या अधिकार नहीं है? देखिए, ये सियासतें बातें हैं, ये सियासतें। अब जवान और किसान को इन्होंने एक बार तो कोशिश करी कि आमने सामने लाने की, जो इनके ऊपर पानी फिर गया वो कतई नहीं हो सकता। जितना एक जवान का अधिकार है उससे कहीं ज़्यादा एक अन्नदाता का अधिकार है। गणतंत्र का संदर्भ क्या है? गणतंत्र की डेफिनेशन क्या है? आप उस गणतंत्र को पढ़िए। गणतंत्र का मतलब होता है गण के द्वारा बनाया हुआ तंत्र, अर्थात हम एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जिसमें गण की भलाई हो। लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों में ये हो रहा है कि गण की बजाय तंत्र की भलाई के लिए शायद लगता है कि गणतंत्र बनाया गया है। गण पर तंत्र हावी हो रहा है।
नहीं, गणतंत्र में मुझे लगता है कि अब भीड़तंत्र ज़्यादा हावी हो रहा है कि एक गणतंत्र को एक भीड़तंत्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है कि आपका अगर कोई भी एक समूह ये बात बोलता है कि ये सही है तो हो सकता है उस समूह के द्वारा कही हुई बातों को सत्य जानने की कोशिश करे। डेमोक्रेसी में कोई अगर एक भी व्यक्ति विरोध करता है तो उसका विरोध भी दर्ज होता है, उसी को ही डेमोक्रेसी। कल तक दिल्ली के 3 बॉर्डरों को परमिशन दे दी थी, आज राजस्थान का जो बॉर्डर है, शाजापुर बॉर्डर, इसको परमिशन दी है। क्या इसको भी आप किसी राजनीतिक तरीके से देखते हैं? इसमें भी कोई राजनीति हो सकती है, नहीं हो सकती? क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात कर रहे हैं ना कि किसान। नहीं, देखिए, मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आता। जैसे वहाँ भी मैं तीनों दिन वहाँ बॉर्डर पे था तो वहाँ भी कुछ इस तरीके से आवाज़ उठाई कि दिल्ली फतेह होगी, जो बाद में संयुक्त मोर्चा ने आके उस चीज़ को क्लेरिफिकेशन नहीं करा कि दिल्ली फतेह किस बात की होगी ना। दिल्ली तो ऑलरेडी है हमारी, दिल्ली किसी की जायदाद थोड़ी है, दिल्ली हमारी है, दिल्ली भारत के हर गण की है, भारत के हर नागरिक की है, तो दिल्ली की तो फतेह की बात ही नहीं है। दिल्ली तो फतेह हमने 1947 में कर ली थी, अब दिल्ली की फतेह की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये बात है कि अंदाता चाहता था कि मैं अपना विरोध के स्वरूप में मैं ट्रैक्टर रैली के माध्यम से या ट्रैक्टर परेड के जरिए मैं ये दिखा सकता हूँ कि जो हमारी मांगें हैं वो जायज़ है। और देखिए, मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि अंदाता की जो मांग है वो हम हर चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि शायद ये लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। अंदाता अपने लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है, अंदाता इस आम आदमी के लिए आवाज़ उठा रहा है। अगर ये कानून रह गया तो शायद अंदाता तो अपने खेत में मजदूर बनेगा ही, उससे कहीं ज़्यादा देश के आम नागरिक के ऊपर इतना भारी वजन इस महंगाई का पड़ेगा जिसको वो सहन नहीं कर पाएगा वो आने वाले दिनों में। सुभदेश जी, क्या लगता है कि कल जो किसान है, ये जो परेड होने वाली है, उससे सरकार पर कुछ दबाव बनेगा और वो इन कानूनों को वापस ले लेगी? देखिए, होता क्या है कि जब डेमोक्रेसी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर बात संसद में रखी जाती है, ठीक है, और जब संसद प्रणाली के तहत में जब बातें सुनी नहीं जाए, जैसे राज्यसभा के अंदर कोई बात हो या लोकसभा के अंदर कोई बात हो, जब ये कानून बनाया गया, जब ये कानून का निर्माण हुआ, उस समय विपक्षों के द्वारा जो भी आवाज़ उठाई गई उसको दबा दी गई। अब होता क्या है कि जब संसद के अंदर नहीं सुना जाता है तब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आवाज़ सड़क से जाती है, और जब आवाज़ जो सड़क से जाती है वो संसद में उसकी जो गूंज है वो कहीं अधिक सुनाई देती है। तो अंदाता अपने आप नहीं आया, इसकी अपनी मजबूरी है। कहते हैं ना कि जब अति होती है, अति होने पर नित्य नए परिवर्तन होते हैं, तब जाकर के कई नई सृष्टि का सृजन होता है। तो ये नई सृष्टि का सृजन का मीनिंग ये है, जब आवाज़ आपकी संसद के अंदर नहीं सुनी गई, राज्यसभा में नहीं सुनी गई, लोकसभा में नहीं सुनी गई, तब इस अंदाता ने ये रास्ता चुना कि अब हम अपनी आवाज़ सड़क के माध्यम से उस सियासतदानों तक पहुंचाए, सत्ता पे बैठे हुए उन हुक्मरानों को पहुंचाए, और वो पहुंचाई गई है आवाज़ है। लेकिन ये बात एक अलग है कि शायद अब ये सियासतें, ये सियासतदान अब चेंज हो गए। 80 किसान अब तक शहादत दे चुके हैं, कुर्बान हो चुके हैं, इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगरी। ये कैसा राजा है जिसकी प्रजा अगर मर रही है या जिसकी प्रजा को अगर बुखार भी है तो पहले उस राजा को नींद नहीं आती थी, और अब तो उसकी प्रजा के जो मुख्य सिपाही हैं, जो अन्नदाता है, वो शहादत दे रहे हैं, फिर भी राजा जो है वो चैन की नींद सो रहा है। तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। शायद ये किसान आंदोलन की लड़ाई नहीं है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली को एक बचाने का एक सबसे बड़ा आंदोलन है। मैं कल ही स्टडी कर रहा था, ये सेम आंदोलन हुए थे 1937, 1938 के दौरान, जब इस तरीके की आवाज़ उठाई जा रही थी। उसी समय भी कुछ ताकतें थी जो उन ताकतों के साथ में मिलकर के सेकंड वर्ल्ड वार के तहत में भारतीय सेना या ब्रिटिश सेना के अंदर लोगों को भेजा जा रहा था। वो ताकतें वही आरएसएस है, वही संघी हैं, ये वही ताकतें हैं। यदि सर सुभदेश जी, क्या लगता है 26 जनवरी को जो तिरंगा रैली है उसके बाद किसान की क्या सिचुएशन रहेगी? वापस आएगा, नहीं रुकेगा, क्या लगता है? नहीं, क्या प्रश्न किया आपने? 26 जनवरी को तिरंगा रैली में किसान जा रहे हैं, उसके बाद वापस आने का भी कोई शेड्यूल है या वहीं रहेगा? देखिए, ये पूरा एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत काम है और इनका अपना एक संयुक्त मोर्चा है। उस संयुक्त मोर्चा में आज क्या फाइनल होगा, किस तरीके से फाइनल होगा, अभी तो यही है कि वहाँ पे परेड होगा, और परेड होने के बाद में जो सारा का सारा विरोध स्वरूप है वो दर्शाया जाएगा, और उसके बाद में शांतिपूर्वक अपने स्थान के ऊपर जाया जाएगा। आगामी दिवसों में लोकसभा सत्र भी चलने वाला है, क्या विपक्ष उसमें भी सरकार को इस के ऊपर घेरेगा या फिर किसान संसद को घेर सकती है, क्या लगता है? नहीं, सड़क की गूंज हमेशा संसद में थप्पड़ के समान दिखाई देती है। जब सड़क
जब सड़क से आवाज़ उठती है तो वो संसद के अंदर बहुत ही हावी होती है। तो 100% है। अब अगला जो एक लोकतांत्रिक जो बड़ी लड़ाई है वो इस बजट सत्र में होने वाली है। आप कब तक भागेंगे? आपने जो ये कानून प्रस्ताव है, जो कानून जो पारित किया, वो कैसे भी किया ना? राज्यसभा में आपने ध्वनिमत से करा लिया। अगर आप देखिए, आप संसदीय प्रणाली को समझिए कि राज्यसभा के अंदर कोई भी अगर एक भी अगर सांसद ये कहता है कि हमें इसके ऊपर क्वेश्चन पुट करना है, तो उस क्वेश्चन पुट के तहत में उसके ऊपर बातें आती है। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ ना, आपने ध्वनिमत से उसको पारित करा दिया। तो अगर जिस कानून की नींव ही खराब है, जिस कानून को बनाने का प्रोसेस ही खराब है, तो वो 100% है। वो किस तरीके से अपने अंदाता के लिए वो कानून अच्छा हो सकता है? सियासी की बात करें तो जिस तरीके से पार्टियां अब किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, जैसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने समर्थन किया, उसके बाद अब कांग्रेस भी समर्थन में आ रही है, तो क्या लगता है ये सच में किसानों का समर्थन कर रही है या फिर अपनी सियासत कर रही है? नहीं, आना चाहिए ना। सियासत का मीनिंग क्या है? अगर मैं कहता हूं कि किसान के साथ खड़ा होना किसी राजनीतिक पार्टी की, वो अगर वो भाजपा ही अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है क्योंकि वो किसान के साथ खड़े हैं, तो हम जैसे लोग विश्लेषक के तौर पे कहते हैं ये अच्छी बात है। इस राजनीति को स्वीकार करना चाहिए और असलियत में यही राजनीति है। जब किसी वर्ग के प्रति अन्याय हुआ है तो उसको कौन लेके खड़ा हुआ है ना? या तो संगठन लेके खड़े हुए हैं या राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं। तो ये तो अच्छी बात है। कांग्रेस को भी खड़ा होना चाहिए, सपा को, बसपा को, हर राजनीतिक दल को। मैं तो कहता हूँ बीजेपी को भी खड़ा होना चाहिए, उनको भी खड़ा होना चाहिए कि ठीक है, अन्नदाता के साथ में ये अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, हो सकता है आपने जो सौदा किया हो वो अडानी अंबानी को किया है, लेकिन हमारी भी तो कोई, जब हम धरातल पे जाएंगे तो हम आम जन को क्या जवाब देंगे? लेकिन वहाँ शायद ये प्रणाली नहीं है, क्योंकि एक जिसे हम कहते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर नहीं, सरकार में भी ये है, तानाशाही एक रवैया है। एक व्यक्ति होता है, वो अपने आप को स्वयंभू घोषित करता है कि मैं ही राजा। राजा ने कहा रात है तो रात है, गोदी मीडिया भी कहती है उसको रात है, उनके मंत्री भी कहते हैं उसको रात है। ये बात एक अलग है कि वो सुबह की एक बात है। तो ये होना चाहिए। अगर कल की परेड के बाद भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो नहीं मानती है कि हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तो आगे की क्या रणनीति होगी? मुझे नहीं लगता अभी वो नहीं मानेंगे। कमिटमेंट बहुत बड़ा है, कमिटमेंट छोटा मोटा नहीं है। आप देखिए, आप बिहार में जाइए, बिहार के लगभग 10 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये अपना प्रोजेक्ट बना चुके हैं। पंजाब में ऐसी जगह हैं जो ये अपना प्रोजेक्ट बना चुके हैं। इन्होंने कई लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये आज से नहीं है, ये तैयारियां 3 साल से चली आ रही है। तो अभी शायद ये नहीं मानेंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी ये मान जाएंगे, क्योंकि आपने कमिटमेंट बहुत बड़े लेवल पे कर रखा है। और वो जो बड़े लेवल पे कमिटमेंट है वो इस तरीके से क्योंकि इसमें एक और चीज़ समझने की बात है कि जब सत्ता का जो घमंड होता है वो बहुत ऊपर स्तर पे होता है, तो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को बैक नहीं करते हैं। आपने नोटबंदी की, नोटबंदी में सबसे ज़्यादा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को हुआ। लोग चिल्लाए, मरे, कुछ करे, उन पे कोई असर नहीं हुआ। आपने जीएसटी करी, आपने एनआरसी लाए, सीए लाए, मतलब आप जो भी निर्णय ला रहे हैं वो निर्णय जनता स्वीकार कर रही है। पहला एक ऐसा निर्णय है जिसके प्रति जनता ने इतना बड़ा विरोध किया है। तो अब ये इनकी आदत पड़ चुकी है। तो जब ये इनकी आदत हो चुकी है कि लोग अपने आप समझ जाएंगे, मान जाएंगे, क्योंकि देखिए विगत 6 वर्षों में हो क्या रहा है ना, जब वोट आते हैं तो कोई बात नहीं करता, कोई बात बेरोजगारी की नहीं करता, कोई बात किसान की पीड़ा की कोई बात नहीं करता कि किसान की दुर्दशा क्या है। बात क्या होती है मंदिर की, बात क्या होती है मस्जिद की, बात जातीय की होती है। अरे मंदिर अपनी जगह है, मस्जिद अपनी जगह है। मुख्य समस्या हमारे देश के युवा के रोजगार को लेकर के है, मुख्य समस्या हमारे किसानों की दुर्दशा को लेकर के है। जिस दिन देश का जो नागरिक है वो वाकई में नागरिक बन जाएगा। मैं तो अभी भी अपने आप को नागरिक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। पत्रकार से कहीं ज़्यादा, उद्योगपति से कहीं ज़्यादा, किसान से कहीं ज़्यादा, युवक से कहीं ज़्यादा, स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा, सबसे पहले व्यक्ति को नागरिक बनना चाहिए। और नागरिक बनना अपने आप में सबसे कठिन और सबसे कड़ी तपस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति मतदाता बना हुआ है, नागरिक नहीं बना हुआ। हम वोट देने वाले मतदाता बनते हैं, जाते हैं, वोट दे के बाहर आ जाते हैं, उसके बाद में कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। हम सबको नागरिक बनना चाहिए, मतदाता नहीं बनना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे कि सरकार तो अब कह चुकी है कि अब वार्ता नहीं करेंगे हम, वार्ताओं का दौर भी अब शायद बढ़ते जा चुका था कि वार्ताओं में भी कोई हल नहीं निकल रहा था। तो क्या लगता है अब कब तक ये समाधान निकलेगा किसानों के लिए? नहीं, देखिए वार्ताओं का इनका कोई मकसद नहीं था। आप शुरुआत से जाइए। हुआ क्या, जब किसान ने आवाज़ उठाई, इन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी है, इन्होंने कहा ये मुट्ठी भर लोग हैं, इन्होंने कहा कि ये फलाना पार्टी से प्रभावित ये लोग हैं।
26 तारीख को इनको लगा कि मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो 26 नवंबर के बाद में इन्होंने डेट कितनी आगे दी थी आप याद कीजिए, 4 दिसंबर दी थी, मतलब 8 दिन बाद। आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपने 8 दिन बाद दी? अगर उसी समय उनके मन में पीड़ा होती तो डेट शायद 1 या 2 दिन बाद की दे देते, लेकिन आपने 8 दिन की बात दी। उसके बाद में जैसे जैसे ये आंदोलन, ये सच्चाई है, इस आंदोलन की जो नींव थी वो कुछ एक लोगों के द्वारा थी, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं थी। लेकिन अब ये आंदोलन अपने आप में देश की आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। मैं पहले भी था, मैं विगत अब 4 दिन से तीनों बॉर्डरों पे था, वहाँ तीनों बॉर्डर पे आप जाके तो देखिए, लोगों का कहना आसान है, रिजाई में बैठ के बातें करना आसान है कि वहाँ पे ये हो रहा है, वह हो रहा है। वहाँ पे टोटल भारतीय दर्शन है, आप जाइए वहाँ पे हर जात धर्म का, हर भारत का नागरिक वहाँ पे उपस्थित है, अपनी आवाज़ उठाने को तत्पर है। तो कहने का मतलब है कि सरकार शायद इतनी जल्दी नहीं मानेगी। रही बात है अगली जो वार्ता की बात है, वो अगली वार्ता हो सकता है प्रेशर में आके ये करें, लेकिन मेरा अभी ये मानना है कि शायद बैकफुट पे है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि इन विगत 5 दिनों के अंदर सरकार बैकफुट पे आई है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो इतनी भी बैकफुट पे नहीं है। वो लोग बहुत तेज हैं, बहुत शातिर हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से कैसे क्या हिसाब करना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुभदेश सिंह चौहान, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे की क्या क्या किसानों की भी क्या क्या नीति है। इसी के साथ लगातार हम आपको दिखाएंगे, जनता से भी बात करेंगे, जो कि अपने जो किसान हैं यहाँ पे ठहरे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उनको कैसा लग रहा है अभी तक भी, और कल जिस तरीके से गणतंत्र दिवस पे परेड होने वाली है और उनके आगे की क्या क्या नीतियाँ होंगी, कैसे जाएंगे, वो कैसे ठहरेंगे। कैसा लग रहा है आपको कि जिस तरीके से कल गणतंत्र दिवस है तो आप परेड में शामिल होंगे, तो आपको क्या लगता है? नहीं, शांतिपूर्वक से परेड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे मार्गदर्शन देगी उसी हिसाब से हम मान ली परेड में शामिल होंगे। जितने किसान हैं, जो भी है गाड़ी घोड़ा लेके जाएंगे, सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हम जा रहे हैं परेड में, कोई दिक्कत नहीं।